हेलो एवरीवन। तो यार आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं बाइनरी सर्च का। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ज़रूर डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम ए कोड फोर्सेस का, वो भी बाइनरी सर्च का है, लेकिन वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन एक फील देने के लिए कि यार बाइनरी सर्च प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ आउट कर दूंगा और उसका कोड बता दूंगा। वो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ यार सभी लोग उसको ज़्यादा ध्यान से देखें और उसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊँ उसको आज नोट कर लो यार। कहीं पे भी वो बाइनरी सर्च में सोचने के लिए तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यार। बाइनरी सर्च टॉपिक में आज के ये 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और कल मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्टेस्ट रख दूंगा बाइनरी सर्च पे बेस्ड। उस पर 6 क्वेश्चन मैं डालूंगा और 2 आवर्स का टाइम होगा। आई होप सभी जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं सारी वो कॉन्टेस्ट ज़रूर करेंगे। वो वाला काफ़ी तुम्हें हेल्प हो जाएगी। उसमें जितने वेरिएशंस मैं डाल पाऊँगा बाइनरी सर्च के, उतने वेरिएशंस के क्वेश्चन डाल दूंगा और उसके एडिटोरियल में हम वो 6 के 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो इस हिसाब से बाइनरी सर्च के 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे टोटल वीडियो एडिटोरियल में। एंड आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा बाइनरी सर्च के टॉपिक के लिए। तो यार उस कॉन्टेस्ट को करना ज़रूर, सभी ज़रूर ट्राई करना कि कितना तुम्हें बाइनरी सर्च आता है। जिसको ज़्यादा अच्छे से आता है वो उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी और जिसको कम आता है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हो तो यार एडिटोरियल से तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो कॉन्टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैं कॉन्टेस्ट बनाता हूँ, जिस भी टॉपिक पे बनाता हूँ, उस टॉपिक को ज़रूर करा करो। सारे कॉन्टेस्ट जितने भी पास्ट में हुए हैं, अगर तुम्हें उनमें से कोई भी देना हो या अप सॉल्विंग करनी हो तो यार मैंने गिटहब में पहले से ही फोल्डर बना रखा है। ऑल पास्ट कॉन्टेस्ट के नाम से है वो फोल्डर। तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरे गिटहब का लिंक है। हर एक टॉपिक का जितना भी मेरा समरी मैं रख सकता हूँ, मैंने गिटहब पे सबकी समरी सेव कर रखी है। वीडियोस भी तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक भी होंगे। कोई रिसोर्स मैंने उस टॉपिक का शेयर करा होगा तो वो रिसोर्स भी तुम्हें वहीं गिटहब पे मिल जाएगा। तो गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी लोग उसको आराम से देख सकते हैं। जो कॉन्टेस्ट का लिंक है यार वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। तो जितने भी लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों ग्रुप का लिंक दे दूंगा। एक डाउट ग्रुप है हमारा, एक मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप यार ज़रूर ज्वाइन करना, उस पर ही सारे रिसोर्सेज और ऐसे कॉन्टेस्ट के लिंक मोस्टली शेयर करता हूँ। डाउट ग्रुप सिर्फ डाउट्स के लिए है। दोनों प्रॉब्लम जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, दोनों प्रॉब्लम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे दोनों सॉल्यूशन का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे सॉल्यूशन के लिंक्स भी मैं डाल दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि तुम्हें कोड देखने में आसानी हो। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो यार पहला प्रॉब्लम है अ न्यू ईयर एंड हरी। तो इसमें बेसिकली हमारा टास्क क्या है, एक बंदा है लिमाक नाम करके, वो एक टेस्ट देने जा रहा है। टेस्ट का ड्यूरेशन 4 आवर्स है, यानी कि 240 मिनट्स है। उतने में उसको टेस्ट देना है। मेन इशू ये है कि टेस्ट के तुरंत बाद उसे अपने एक दोस्त के पार्टी में भी जाना है और टेस्ट देने के बाद उसको के मिनट्स लगेंगे टेस्ट के पोजीशन से अपने दोस्त के प्लेस पे जाने में। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम ये बंदा सॉल्व कर सकता है ताकि उसको सॉल्व करने के बाद वो अपने दोस्त की पार्टी अटेंड कर पाए। आईएथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टाइमिंग दे रखी है हमें 5 × I। ये आईएथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टाइमिंग है। तो वो कितने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ताकि उसके पास जो बचा हुआ टाइम है वो इतना काफ़ी सफिशिएंट हो कि वो अपने टेस्ट देने के बाद भी अपने दोस्त के घर चला जाए। तो इस प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च से हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा यार कुछ इस तरीके से हमारे हर एक प्रॉब्लम की वैल्यू होगी कि यार हर एक प्रॉब्लम का जैसे आईएथ बढ़ता जाएगा उसको सॉल्व करने की टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हम कितने मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा बाइनरी सर्च से। हमने 1 से n तक की रेंज ले लेनी है और हम कोई भी एक मिडल डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। मान लो 5 तक की प्रॉब्लम हमने एज्यूम कर लिया कि हम इसको अगर सॉल्व करें 1 से लेके 5 तक के सारे प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो मेरा कितना टाइम जाएगा, तो वो होगा I × I + 1/2 × 5। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसी ith प्लेस तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टोटल। तो ये हमारा टाइम यूज्ड हो गया। 240 हमारे पास टोटल टाइम था टेस्ट का। तो 240 में से हमने इतना टाइम यूज़ कर लिया है तो हमारे पास अब कुछ लेफ़्ट टाइम बचा है। अगर ये लेफ़्ट टाइम हमारा के मिनट से ज़्यादा होगा, के टाइम्स था हमारा हम टेस्ट देने के बाद अपने फ्रेंड के घर जाने में कितने मिनट्स लगेंगे, तो वो के मिनट्स हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो अगर ये लेफ़्ट टाइम हमारा के मिनट से ज़्यादा या इक्वल होगा तो हम उसके घर जा सकते हैं, उसको हम आंसर में स्टोर करवा लेंगे और अपने अपर बाउंड ऑफ बाइनरी सर्च को अपडेट कर देंगे मिड-1 के साथ। अगर हमारा लेफ़्ट टाइम के से कम होता है तो यानी कि अब हमें कम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अपने लोअर बाउंड को बाइनरी सर्च को हम कर देंगे मिड+1
1। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाइनरी सर्च का डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हो तुम, क्योंकि हमें साफ साफ पता लग रहा है कि एक हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, तो इसमें बाइनरी सर्च हम आराम से लगा सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो पर्टिकुलरली n तुम्हारा 10 तक ही था, तो इसमें ब्रूट फोर्स भी अगर हम यूज़ करते तो भी आराम से ये सॉल्व हो जाता। लेकिन ब्रूट फोर्स हमारा तब नहीं चलता अगर ये 10 की जगह 10 की पावर 9 होता, तो उस केस में तुम्हें इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए मैंने बाइनरी सर्च का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी तुम्हें बता दिया कि कैसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो यार इसके कोडिंग पार्ट भी तुरंत बता देता हूँ। मैंने n और k मैंने ले लिया। n मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने आस्क हैं एग्ज़ाम में वो है, और k मेरा कितने मिनट्स मुझे लगेंगे एग्ज़ाम हॉल से अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए। लोअर लिमिट मैंने 1 ले ली कि मिनिमम मैं एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँगा ही। मैं 0 भी सॉल्व कर सकता था, अगर मेरा 1 भी नहीं होगा तो आंसर में मेरा ऑलरेडी 0 है, तो मैंने लोअर लिमिट इसलिए 1 से स्टार्ट करी। आर मैंने n ले लिया कि मैं सारी की सारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दूँ तो ये मेरी बाइनरी सर्च की लिमिट हो गई l और r। टोटल टाइम मेरा कितना हो गया 60 × 4। तो उसके बाद मैंने कहा अगर l लेस देन इक्वल्स टू r मेरा जब तक है तब तक ये बाइनरी सर्च लगाता जाएगा। हमने मिड निकाला, मिड हमारा ये जो आया उससे हमने यूज्ड टाइम, कितना टाइम हमने यूज़ करा वो निकाल लिया, मिड प्लस 1 इंटू मिड बाई 2 इंटू 5। और फिर हमारे पास टाइम कितना बचा हमने वो एक नेक्स्ट वेरिएबल में निकाल लिया, तो टोटल माइनस यूज से हमारा लेफ्ट आ गया। अगर ये लेफ्ट हमारा लेस देन के है तो अपर रेंज को हम कम करने वाले हैं, अगर हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो लोअर रेंज को हम बढ़ाने वाले हैं। आई थिंक एक्सप्लेनेशन में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ये इसका करेक्ट कोड है। इसी मैनर में अगर हम जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता है। किसी को अगर इस प्रॉब्लम में डाउट हो तो वो कमेंट में डाल देना, बट आई होप ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी था तो सबको आराम से आ गया होगा समझ। अब यार ये जो मेन क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का यार वो है मल्टीसेट डी प्रॉब्लम ऑफ कोड फोर्सेस। इसमें हमें प्रॉब्लम क्या दी हुई है कि हमारे को एक मल्टीसेट एज एन इनपुट पहले से एक गिवन होगा, हमें दो तरह के क्वेरीज उस मल्टीसेट पे प्रोसेस करने हैं। पहली क्वेरी होगी कि हमें एक के नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो अगर हमारा के पॉजिटिव होगा तो हमें वो के नंबर अपने मल्टीसेट के अंदर इंसर्ट करना है। कि से मान लो के हमारा 3 होता तो 3 को अभी हमें अपने मल्टीसेट के अंदर इंसर्ट करना है। अगर ये -3 होता तो अगर हम मल्टी सेट के एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दें तो उसमें जो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट होगा के, क्योंकि हमारा -3 था तो माइनस का मतलब है हमें अब डिलीट करना है एलिमेंट अपने मल्टी सेट से। तो अगर हम अपने मल्टी सेट को सॉर्टेड फॉर्म में लगा दें तो -3 के था हमारा, तो यानी कि थर्ड पोजीशन पे उस अरेंजमेंट में जो एलिमेंट होगा हमें उस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ये दो ऑपरेशन हमें मल्टी सेट के ऊपर परफॉर्म करने हैं कि के एक तो इंसर्ट करना है और दूसरे ऑपरेशन में केथ पोजीशन वाला एलिमेंट हमें डिलीट करना है जब मल्टी सेट के एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में पहले से ही हो। फिर हमें आउटपुट क्या करना है इस प्रोग्राम में, तो आउटपुट हमें ये करना है कि हम सारे क्वेरीज अगर परफॉर्म कर दें उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट हमारा मल्टी सेट के अंदर अभी भी प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट हमारा कौन सा है हमें ये आउटपुट करना है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट हमारा मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमें 0 आउटपुट करना है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा मल्टी सेट ये गिवन था और हमारे को के आता है -3, तो 3 के की वैल्यू हो गई, तो माइनस का मतलब हमें थर्ड पोजीशन का एलिमेंट रिमूव करना है। लेकिन हम इस ऑर्डर से थर्ड पोजीशन नहीं देख सकते, हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे फिर देखेंगे थर्ड पोजीशन पे कौन सा है। जैसे इस केस में 2 है हमारा थर्ड पोजीशन पे, तो 2 अब हमारा मल्टी सेट से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब हमारी सारी क्वेरीज खत्म हो जाती हैं तो हमें बस कोई भी एक एलिमेंट मल्टी सेट का बता देना है कि ये हमारा मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर सही होगा अगर वो एलिमेंट मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट होगा। और अगर मल्टी सेट हमारा खाली है तो हमें 0 आउटपुट करना है। तो यार प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट के ऊपर बात करें तो n की भी कंस्ट्रेंट 10 की पावर 6 है और q की भी कंस्ट्रेंट 10 की पावर 6 है। तो यार सिंपल है कि हम ये काम नहीं कर सकते कि हम मल्टी सेट को मेंटेन करके रखें हर क्वेरी के बाद, क्योंकि जैसे मान लो हमारा कोई मल्टी सेट है, हमने कहा कि सॉर्टेड ऑर्डर में हमें डिलीट करना है तो हमने मल्टी सेट को सॉर्ट कर लिया चलो इनपुट के टाइम, उसके बाद हमें क्यू क्वेरीज उसमें परफॉर्म करनी है। तो मल्टी सेट हम सेट या फिर मैप के थ्रू नहीं बना सकते क्योंकि उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही स्टोर होते हैं, और मल्टी सेट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट हमारा मल्टीपल टाइम्स
आ सकता है। तो सेट और मैप तो हम यूज़ कर नहीं सकते, हमें वेक्टर ही यूज़ करना पड़ेगा। और वेक्टर में मान लो हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाती है, जो कि हम अफोर्ड कर नहीं सकते इतने बड़े कंस्ट्रेंट के साथ। मान लो किसी तरह हमने इंसर्ट कर भी दिया, लेकिन जब हम डिलीट करेंगे तो हम फिर डिलीट कैसे करेंगे? हमने कोई एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, स्टार्टिंग में हमारा वेक्टर सॉर्टेड था तो हम इजीली डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने कोई एलिमेंट उसमें डाला तो दोबारा से सारी सॉर्टिंग हमें वेक्टर की करनी पड़ेगी, तभी हम डिलीट कर सकते हैं। तो यार ये वाली भी जो चीज़ है हमारी, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े कंस्ट्रेंट के साथ। तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें और कैसे हम सोच सकते हैं कि इसमें बाइनरी सर्च लग सकता है? अभी तक मैंने जितना भी बताया तुम्हें प्रॉब्लम में, और तुमने प्रॉब्लम अगर खुद से भी पढ़ी होगी, तो यार तुम्हें कहीं से भी आइडिया नहीं मिल रहा अभी कि इसमें बाइनरी सर्च लग सकता है। कोई भी हिंट नहीं है ना, हमें कुछ भी सॉर्टेड दिया हुआ है, तो हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएं? तो यार जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बाइनरी सर्च के, तो बाइनरी सर्च जब भी लगाना हो तो हमेशा दिमाग में ये मत रखना कि एरे तुम्हारा सॉर्टेड होगा तो उसमें बाइनरी सर्च लगेगा। हमेशा एक फंक्शन को मान के चलते हैं कि कोई अगर एक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रॉब्लम में तुम्हें कोई एक आंसर फाइंड करना है और वो जो तुम्हारा आंसर का फंक्शन है वो अगर इस तरीके का हो, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो उस केस में भी तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। देखते हैं इसमें यार बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। तो मैंने कहा यार कोई भी प्रॉब्लम में अगर तुम्हें ये चेक करना हो कि इसमें मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, और प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर आंसर फाइंड करना है कि क्या ये आंसर हो सकता है हमारे गिवन प्रॉब्लम का, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो तुम उस प्रॉब्लम के लिए और एक आंसर खुद से एज्यूम कर लो पहले। ये हमारी टेस्टिंग होगी कि बाइनरी सर्च इसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो हमने कोई भी एक छोटा सेट ले लिया, मान लो एक n साइज का मल्टी सेट मैंने पहले ही ऑलरेडी ले लिया है और इन सबको मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ही रख दिया है। तो मैंने मान लिया कि इसमें मैं कितने भी ऑपरेशंस करूं और उसके बाद मेरा कौन सा एलिमेंट इस मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, ये चेक करने के लिए मैं पहले से एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा A5 मल्टी सेट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा। मतलब मैंने सारी क्वेरीज कर ली प्रोसेस और उसके बाद मेरा A5 मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसको देखते हैं। तो यार क्वेरी मैंने बताई थी, हमारी दो तरह की क्वेरी थी, एक था इंसर्ट करना था और एक था डिलीट करना था। तो मैं कहता हूँ अगर A5 को मेरे आंसर होना पड़ेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, कैसे मैं चेक करूं कि A5 मेरा आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि मान लो मैं पहले से काउंट करके रखूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो A5 से छोटे या फिर A5 के इक्वल हैं। तो वो करना बहुत आसान है, एक n में मैंने आइटरेट कर दिया पूरे एरे मल्टी सेट के अंदर और मैंने ये फाइंड कर लिया कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो A5 से छोटे या फिर इक्वल हैं। तो उस केस में मेरा काउंट आ गया 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो A5 से छोटे या इक्वल हैं। अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये किसी भी तरह के वेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं तुम्हारा वेक्टर शॉर्ट होना चाहिए। हम सिंपली बस यही देख रहे हैं कि A5 से छोटे या इक्वल कितने एलिमेंट है, तुम्हें ईजी हो समझने में इसलिए मैंने ये सॉर्टेड ऑर्डर में लिया है। बट लेकिन ये जो टेक्निक है ये हम किसी भी तरह के वेक्टर में आराम से लगा सकते हैं। तो A5 से छोटे और इक्वल हमने काउंट कर लिए, कितने आ गए एलिमेंट हमारे पे 5। अब ये चीज़ हमने क्यों काउंट करी है, अगर मान लो A5 से छोटे या फिर इक्वल हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो A5 की करंट रैंक क्या होगी, रैंक मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी, तो वो मैं कहता हूँ वो 5 होगी। क्योंकि इससे छोटे या इसके इक्वल हमारे अभी भी 4 एलिमेंट ऐसे पहले से ही प्रेजेंट होंगे मल्टी सेट के अंदर। अगर हम पूरे मल्टी सेट को सॉर्ट करते हैं और A5 से छोटे या इक्वल अगर 5 एलिमेंट हैं तो A5 को हम एक्सक्लूड कर दें तो 4 एलिमेंट फिर भी ऐसे होते हैं जो हमारे A5 से पहले आते हैं। तो हमारी इससे क्या आ गई, रैंक आ गई कि सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी पोजीशन इस A5 की क्या होगी। तो वो इससे पता लग जाएगा कि कितने एलिमेंट उससे छोटे या इक्वल हैं। अब मैंने कहा ये हमारे पास रैंक आ गई। अब हमारे पास किसी भी नंबर की अगर रैंक आ गई तो मैंने कहा जब भी मैं कोई एलिमेंट उससे डिलीट करता हूँ, इस मल्टी सेट से डिलीट करता हूँ, तो अगर उस एलिमेंट की पोजीशन हमारी A5 की पोजीशन से बड़ी है, कि मान लो मैं 7th पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ,
तो क्या वो A5 की रैंक को अफेक्ट करेगा? तो मेरा आंसर है कि नहीं करेगा, क्योंकि बाद की पोजीशन वाले एलिमेंट को अगर मैं डिलीट भी करता हूँ तो A5 की रैंक चेंज नहीं होगी और A5 भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मैं ऐसी पोजीशन डिलीट करता हूँ जो A5 से छोटी है, तो क्या A5 की रैंक में कोई चेंज आएगा? तो मैंने कहा हाँ आएगा। पहले मेरे पास 4 एलिमेंट ऐसे थे जो A5 के पहले आएंगे। अगर मेरी पोजीशन जो मैं डिलीट कर रहा हूँ वो A5 की पोजीशन से छोटी है तो ये 4 एलिमेंट नहीं बचेंगे, फिर वो 3 एलिमेंट हो जाएंगे। मान लो 1 2 3 4 इनमें से कोई एक ऐसी पोजीशन मैंने डिलीट कर दी तो A5 की नई रैंक सॉर्टेड ऑर्डर में क्या हो जाएगी, 5 से डिक्रीज होके 4 हो जाएगी। और मान लो कोई एक क्वेरी ऐसी आ गई कि A5 की जो मेरी रैंक है वही मेरा क्वेरी भी हो गया, कि मान लो 5th पोजीशन पे A5 था और क्वेरी में -5 है, तो यानी कि A5 ही हमने डिलीट कर दिया। तो यानी कि अगर मेरी कोई भी क्वेरी रिमूवल की ऐसी आती है जो A5 की करंट रैंक से छोटी या फिर इक्वल है, तो A5 की रैंक उसमें हमेशा हमारी डिक्रीज होगी और उसको हम अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेरी हमारी ऐसी आती है जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं कोई एलिमेंट और वो A5 से छोटा या फिर इक्वल है, तो A5 की उस कंडीशन में रैंक बढ़ेगी भी। तो जैसे मान लो A5 की अभी करंट रैंक 5 थी, अब मैंने एक इंसर्ट की क्वेरी डाली जिसमें मैंने एलिमेंट इंसर्ट करा जो A5 से छोटा या फिर इक्वल था, तो 5 से बढ़ के इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो A5 की रैंक अब 6 हो गई। तो अब इस करंट रैंक पे हम वर्क करेंगे। आई होप रैंक से सारे कोरिलेट कर रहे होंगे। रैंक से मेरा मतलब है कि सॉर्टेड ऑर्डर में अगर मैं उस एलिमेंट को लगाऊं तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो मैंने कहा कि मैं इसी चीज़ से पता लगा लूँगा कि अगर मान लो A5 मैंने आंसर एज्यूम करा था और जितनी भी क्वेरीज में एक्सेस कर रहा हूँ उन सारी क्वेरीज के बाद मेरी A5 की रैंक अगर अभी भी पॉजिटिव रहती है, तो यानी कि A5 उस एरे के अंदर सॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव रैंक तभी रह सकती है जब जितने भी एलिमेंट तुम्हारे रिमूव हुए हैं या तो वो A5 से बड़े थे या फिर अगर छोटे या इक्वल थे तो इसके रैंक से कम थे, यानी कि हमने 5th पोजीशन के रैंक वाला कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करा है, और करा भी है तो इतने डिलीट नहीं करे हैं कि हमारे आगे के ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएं। तभी उसी केस में हमारी रैंक किसी भी एलिमेंट की पॉजिटिव रह सकती है। अगर हमने आगे के ये 4 एलिमेंट डिलीट कर दिए होते और मान लो हमने 5 एलिमेंट स्टार्टिंग के ही डिलीट कर दिए होते तो उस केस में हमारी रैंक A5 की 0 हो जाती। 5 से ज़्यादा करते तो नेगेटिव हो जाती, लेकिन अगर 5 के बाद वाले करते हम सारे एलिमेंट डिलीट तो A5 की रैंक में कोई भी चेंज नहीं आता, तो A5 की रैंक हमारी पॉजिटिव रहती। तो अगर हमारी रैंक पॉजिटिव रहती है तो यानी कि यार वो हमारा एलिमेंट मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमारी रैंक नेगेटिव हो जाती है तो यानी कि यार वो एलिमेंट हमारा मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। 0 भी हो जाएगी तब भी वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो यार ये तो बात हुई हमारी एक जनरल सॉल्यूशन की, कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं A5 तुम्हें देता हूँ और A5 की तुम्हें टेस्टिंग करनी हो कि क्या ये हमारा आंसर है कि नहीं है, तो उसका प्रोसीजर ये हुआ। अब इससे हमें ये कैसे पता लगेगा कि यार बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं हम, तो मैंने कहा यार वो पता करना बहुत आसान है। कि मान लो मैं कहता हूँ A5 मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है, कि मान लो इसका आंसर आता है हाँ ये A5 हमारा एलिमेंट अभी मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो A5 के बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे ऑब्वियस सी बात है यार ये सारे भी मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ पोजीशन वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में। तो जो मेरा फाइनल मल्टी सेट होगा उसमें अगर जो पहला एलिमेंट है वो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी तो उससे बड़े सारे एलिमेंट प्रेजेंट मेरे होंगे। ऑब्वियस सी बात है उससे बड़े सारे एलिमेंट मेरे प्रेजेंट होंगे मल्टी सेट के अंदर। तो मैंने कहा कि A5 का अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो इससे बड़े नंबर के लिए भी आंसर मेरा एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे को उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा A5 का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, कि मतलब मान लो मैंने 5 एलिमेंट तक तो पहले ही रिमूव
कर दिए। तो अगर मेरा A5 के लिए ही आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या इससे छोटे एलिमेंट के लिए मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा? तो मैं कहता हूँ साफ सीधी बात है यार, A5 के लिए आंसर अगर मेरा एग्जिस्ट नहीं करता तो छोटे के लिए तो कैसे ही करेगा। छोटे इससे पहले रिमूव होंगे, हमेशा जब भी रिमूवल होगी तो इससे छोटे की पहले होगी, बाद में A5 की होगी। तो अगर A5 ही रिमूव हो गया है तो यानी कि इसके छोटे वाले एलिमेंट ही नहीं बचे होंगे। तो हमेशा आंसर मेरा फिर इस अपर बाउंड में ही लाई करेगा। तो मैंने देखा कि यार आंसर की दो कैटेगरी बन गई, यानी कि दो कंडीशन बन गई। या तो मेरे को आंसर मेरा मिल जाएगा एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो यार वेल डन, मेरा जॉब खत्म हो गया, मेरे को आंसर मिल गया। लेकिन अगर मेरे को आंसर नहीं मिलता है तो मेरे को पता है कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को ऊपर की साइड जाना है या मेरे को नीचे की साइड जाना है। ये चीज़ मेरी फिक्स्ड है इस प्रॉब्लम में। तो जिस भी प्रॉब्लम में ये चीज़ तुम्हारी फिक्स्ड हो कि तुम्हारे आंसर अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आता है तो तुम्हारी दो कंडीशन पहले से ही फिक्स्ड हो कि हमारे को अगर नहीं आता है तो किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की साइड जाना है या नीचे की साइड जाना है स्लोप में। स्लोप का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है ना एक तरीके से, कि A5 से सारे आगे बड़े नंबर ही होंगे और A5 से पीछे सारे छोटे नंबर होंगे। तो एक तरह से ये स्लोप बन गया। तो A5 हमारा मिड हो जाएगा। तो हमें पता है कि अब इस मिड से हमें कहाँ मूव करना है, आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है। तो उस कंडीशन में हम बाइनरी सर्च हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ऐसे जितने भी प्रॉब्लम हो आंसर फाइंड करने के, उसमें डायरेक्टली तुम्हें बाइनरी सर्च ना लगे तो कोई एक छोटे सा एग्जांपल ले लेना और उसमें तुम आंसर अज्यूम कर लेना और उसकी टेस्टिंग ऐसे ही कर लेना कि क्या अगर मेरा आंसर इसमें छोटा आता है कि मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ आंसर तक, तो मेरे को पता है कि मेरे को आगे अपना आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आंसर को रीच कर पाता हूँ तो मेरे को अब ये देखना है क्या मैं इससे और छोटी वैल्यू पे आंसर को रीच कर पा रहा हूँ, तो मेरे को आंसर अपना आगे घटाना पड़ेगा। तो यार ऐसे केसेस में हम बाइनरी सर्च आराम से लगा सकते हैं, वरना हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते जिसमें कोई एक फिक्स्ड पाथ ना हो। इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में बस इसलिए समझाया कि यार ये भी हो सकता है हम बाइनरी सर्च ज़रूरी नहीं है सिर्फ एरे के अंदर ही लगाए जो एरे सॉर्टेड हो, हम बाइनरी सर्च आंसर पे भी लगा सकते हैं जो आंसर हमें फाइंड करना है। तो आई होप अब कभी भी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो एक बार ही तुम ज़रूर सोचना कि क्या इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लग सकता है या नहीं लग सकता। तो यार मैंने इस प्रॉब्लम के लिए n और q बना लिया। n मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मल्टीसेट है और q मेरी नंबर ऑफ क्वेरीज है। एक v वेक्टर बनाया मैंने जिसमें मल्टीसेट के एलिमेंट में स्टोर करूंगा और एक k वेक्टर बनाया मैंने जिसमें मैं क्वेरीज जो है मेरी वो स्टोर करूंगा। मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, एक ऐड के नाम से और एक माइनस के नाम से। ऐड मेरा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है कि कितने एलिमेंट मेरे मल्टीसेट के अंदर अब तक टोटल डाले हैं, और माइनस मेरा रिप्रेजेंट करता है कि कितने एलिमेंट मैंने मल्टीसेट से अब तक निकाल लिए हैं। तो ऐड में मेरा पहले से ही n आ जाएगा कि n एलिमेंट तो मेरे मल्टीसेट के अंदर है ही, और माइनस अब तक मैंने कितने करे हैं तो 0। तो मैं पहले अपना वेक्टर यानी मल्टीसेट इनपुट में ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी क्वेरीज इनपुट में ले लेता हूँ। तो अगर मेरी ith क्वेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो यानी कि मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड को मैंने प्लस प्लस कर दिया। लेकिन अगर i मेरा लेस देन 0 होगा तो यानी कि मैं इस क्वेरी में एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ, तो माइनस को प्लस प्लस कर दिया। अगर मेरा ये कंडीशन बन जाता है किसी केस में कि जितने मैंने ऐड करे और उतने मैंने निकाल दिए, तो उस कंडीशन में मेरा आंसर हमेशा 0 आएगा कि मल्टीसेट मेरा खाली हो गया, कि जितने मैंने ऐड करे और उतने ही मैंने निकाल लिए। फिर मैंने लोअर रेंज ले ली 1 की और r की मैंने अपर रेंज ले ली 1e6, जितना मेरा n पॉसिबल हो सकता था। ai मेरा गिवन था कि ai मेरा 1 से लेके n के बीच में ही हो सकता है और n की मेरी मैक्सिमम 10 की पावर 6 ही हो सकती है। तो मेरा आंसर क्या पॉसिबल है, तो 1 से लेके 10 की पावर 6 तक ही मेरा आंसर पॉसिबल एग्जिस्ट करता है। ये हो सकता है कि यार कोई एक बड़ा नंबर मेरा ऐसा आ जाए जिसके लिए मेरा आंसर एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो मल्टीसेट के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो जैसा कि मैंने बाइनरी में बताया कि अगर मेरा किसी एक बड़े नंबर के लिए मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको तो सेव करेंगे, लेकिन फिर हम उससे छोटा एलिमेंट भी ज़रूर सर्च करेंगे। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा मल्टीसेट के अंदर वो एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। तो इस हिसाब से मेरे को एक न एक सही आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो एक आंसर वेरिएबल मैंने बना लिया जिसमें मैं स्टोर करूँगा मेरा आंसर क्या आ रहा है, मतलब क्या क्या मेरे आंसर पॉसिबल हैं वो आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा, और जो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी आंसर की वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बाइनरी सर्च लगाया, l लेस देन इक्वल्स टू r जब तक है तब तक बाइनरी सर्च चलाओ।
मिड को मैंने l प्लस आर माइनस 1/2 कर दिया और फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया कैन। ये फंक्शन वही चीज़ कर रहा है जो मैंने उधर समझाई थी कि मान लो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मिड मेरा आंसर है, तो क्या मेरा मिड आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कैन फंक्शन से हम देखेंगे। अगर मिड मेरा आंसर हो सकता है तो आंसर को मैंने मिड से सेव कर दिया और आर को मैंने मिड माइनस 1 कर दिया कि अब और छोटे वैल्यू के लिए हम देखेंगे। इस वैल्यू पे तो हमारा एग्जिस्ट करता है, अब इससे छोटे भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो हम देखेंगे। एल्स अगर मेरा मिड हमारा आंसर नहीं हो सकता तो हमें पता है यार कोई बड़ा नंबर ही हमारा आंसर होगा, इससे छोटा नंबर तो आंसर नहीं हो सकता। तो एल्स में हमने एल को मिड प्लस 1 कर दिया, तो ये मैंने रेंज अपडेट करी है। आई थिंक ये भी सबको क्लियर होगा। तो जैसे बाइनरी सर्च मेरा खत्म हो जाएगा तो जो फाइनल आंसर के अंदर पड़ी होगी वैल्यू वो हमारा आंसर सी आउट हो जाएगा। अब एक बार ही देख लेते हैं कि यार ये कैन फंक्शन कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो कैन फंक्शन का रिटर्न टाइप बूल बनाया मैंने। बूल का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर कैन फंक्शन मेरा एक्स के लिए एक्स मैंने आंसर माना है कि अगर इसके लिए मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है तो कैन फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा इंट काउंट बना लेते। काउंट हमारा रैंक रिप्रेजेंट करता है, तो काउंट को इनिशियली मैंने 0 ले लिया। मैंने अपने गिवन मल्टी सेट में ट्रेवर्स करा और देखा अगर मेरा i लेस देन इक्वल्स टू x है, यानी कि जो हमारा आंसर बनाया है हमने एज्यूम करा है उससे छोटा है एलिमेंट या इक्वल है, तो काउंट को प्लस प्लस कर दिया, तो इससे हमारी रैंक आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने कहा कि सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करो। अगर कोई क्वेरी ऐसी आती है जो एलिमेंट इंसर्ट करने की क्वेरी है, यानी कि i हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में, और i हमारा लेस देन इक्वल्स टू x होगा, यानी कि एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं और वो हमारे करंट एलिमेंट के रैंक से छोटा है, तो हमारी रैंक उस केस में इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी क्वेरी ऐसी आती है कि हमें एलिमेंट डिलीट करना है और वो एलिमेंट जो डिलीट करना है वो हमारी करंट रैंक ऑफ एलिमेंट से छोटा या इक्वल है, तो वो हमारी करंट रैंक को डिक्रीमेंट कर देगी। तो ऐसे करते करते हमारी करंट रैंक अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, वरना हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा यार। इसमें जितनी भी डिटेल मैंने बताई कि कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं बाइनरी सर्च एंड ऑल की, वो सारी चीज़ें तुमने ध्यान दी होगी। और कैसे हम आंसर के ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, हम एरे के ऊपर नहीं लगा रहे, हम आंसर के ऊपर लगा रहे हैं कि आंसर हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो बाइनरी सर्च से हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये टेक्निक तुम याद रखोगे। और अगर तुम कॉन्टेस्ट को नहीं देते हो तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान होगा, बट आई होप सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। तो यार लेकिन एडिटोरियल से ज़रूर देख लेना, या फिर कॉन्टेस्ट की जितने भी प्रॉब्लम मैंने दिए होंगे वो ज़रूर करना, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम अटक जाए तो एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। वरना बाइनरी सर्च का टॉपिक जितना आसान तुम्हें लगता है, तुमने पढ़ा होगा पहले भी, उतना आसान है नहीं। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। बाइनरी सर्च को लगाने के लिए एक आर्ट चाहिए होती है और वो प्रैक्टिस कर करके ही आती है। तो आई होप यार सबको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो हमेशा कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।